आज देश अनपढ़ जाहिल कमारों के हाथ में है। भले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, भले ही उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर धामी जी हो, लेकिन उन्हें चलाने वाले अनपढ़ जाहिल कमार लोग मठों के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें चलाने वाले लोग जिन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर वो अपने घरों से दूर चले गए, तो उन्हें अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए था। वो आज देश चला रहे हैं और पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। बलात्कारी कौन? साफ साफ हेडलाइन आती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और बचाने वाला कौन? यही सरकारों में बैठे अनपढ़ जाहिल गंवार लोग। बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी जानकारी के 10-10 मदरसे सील कर दिए जाते हैं और कांग्रेस के लोग मुंह में दही जमाकर अपने घरों में बैठ जाते हैं। बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी जानकारी के 10-10 मदरसे सील कर दिए जाते हैं और कांग्रेस के लोग मुंह में दही जमाकर अपने घरों में बैठ जाते हैं। आ रहा है 2027, वो 2027 में आप लोगों के बीच में आएंगे, कहेंगे कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हमें वोट करो। तो सवाल पूछना कि जब हमारे इबादत गाह तोड़ी जा रही थी, जब हमारे मदरसे शहीद किए जा रहे थे, तब तुम लोग घरों से बाहर निकल कर क्यों नहीं आए? हम आज इस आंदोलन को करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे तमाम प्रदेश के लीडर, हमारे तमाम जिले के लीडर इस आंदोलन में पहुंचे हैं। हमारी एक मुख्य मांग ये भी है, क्योंकि हमारा नेता हमारा सम्मान है, हमारा नेता हमारा स्वाभिमान है। हमारे नेता को अगर खरोच आई तो इस देश के अंदर तांडव होगा, और वो तांडव होगा कि 2018 में जब 2 अप्रैल में भारत बंद हुआ था तो पूरे देश में तबाही मच गई थी। उससे बड़ी तबाही इस देश के अंदर मचेगी अगर हमारे नेता को खरोच भी आई। अगर हमारे नेता को खरोच भी आई तो उससे बड़ी तबाही इस देश के अंदर मचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस बजरंग दल भाजपा के लोग जो अपनी सोची समझी मानसिकता के तहत इस देश में दंगे फैलाना चाहते हैं, इस देश में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में दंगे फैलाना चाहते हैं। मैं इन्हें स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन के लोग जिंदा हैं, बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग अभी देश के अंदर जिंदा हैं। वो आपकी इस मंशा में आपको कामयाब नहीं होने देंगे और इस भाईचारे को मजबूती से पूरे देश के अंदर स्थापित करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि आज देश अनपढ़ जाहिल कमारों के हाथ में है। भले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, भले ही उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर धामी जी हो, लेकिन उन्हें चलाने वाले अनपढ़ जाहिल कमार लोग मठों के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें चलाने वाले लोग जिन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर वो अपने घरों से दूर चले गए, तो उन्हें अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए था। वो आज देश चला रहे हैं और पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान ठेली लगा रहा है, जिसके हाथ में इस देश की बागडोर होनी चाहिए थी। वो पढ़ा लिखा नौजवान आज खड़ा होकर देख रहा है कि मेरे हिस्से में कुछ आएगा। जब तक ये अनपढ़ जाहिल गंवार लोग यहाँ बैठे रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तुम मारे जाओगे, तुम पीटे जाओगे, तुम जाति धर्म के नाम पर बांटे जाओगे। इससे ज्यादा कुछ इस देश के अंदर हो नहीं सकता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक दोगे, जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो। इसलिए साथियों आपको कहना चाहता हूँ, आप आज तहसील परिसर में पहुंचे, बहुत सारे लोग मेरे मुस्लिम समाज के साथी यहाँ पहुंचे हैं जो रमजान के पाक महीने में रोजे से, और बहुत सारे स्टेटमेंट मैं भी देख रहा हूँ। प्रशासन के लोग वर्दी पहनकर धर्म का झंडा उठाए घूम रहे हैं। अगर धर्म का झंडा उठाना ही है तो उतारो वर्दी और पहनो भगवा चोला। तुम अपना धर्म का झंडा उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाकी पहनकर अगर धर्म की बात करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। खाकी पहनकर संविधान की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर कानून की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर इंसानियत की बात करनी पड़ेगी। एक संभल में बैठा पुलिसकर्मी कहता है कि होली के दिन बाहर मत निकलना, होली के दिन बाहर मत निकलना। क्यों भाई, तेरे बाप का देश है, होली के दिन हम बाहर से बाहर ना निकले।
और धार्मिक आधार पर मुझे आजादी है। बाबा साहब के अम्बेडकर साहब के संविधान ने मुझे आजादी दिया है। ये तेरे बाप का देश नहीं है। मैं होली के दिन भी निकलूंगा, मैं होली के दिन भी निकलूंगा, मैं दिवाली के दिन भी निकलूंगा। अगर भाईचारे के हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे पसंद होगा तो मैं पटाखे भी चलाऊंगा, मैं गुलाल भी लगवाऊंगा। अगर मुझे पसंद नहीं होगा, कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर मेरी आस्था को ठेस पहुंचेगी, तो ना मैं पटाखे जलाऊंगा ना मैं गुलाल लगवाऊंगा। ये देश है। इस प्रकार से देश के अंदर, इस प्रकार से देश के अंदर इन लोगों की मानसिकता होनी चाहिए थी। लेकिन आज पूरी तरह से धर्म के ठेकेदार इस देश को बांटना चाहते हैं। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज बेटियों का सरेआम बलात्कार हो जाता है। और बलात्कारी कौन, बलात्कारी कौन? साफ साफ हेडलाइन आती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एबीवीपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता। और बचाने वाला कौन? यही सरकार में बैठे अनपढ़ जाहिल गंवार लोग, यही बचाने वाले। तो किस प्रकार से देश की तरक्की होगी, किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा? देश आगे तब बढ़ेगा जब ये नौजवान चाहेंगे। तो साथियों, आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए। उखाड़ फेंको इन लोगों को जो चुप्पी साध कर विधानसभा के अंदर बैठ जाते हैं, या लड़कियों के बलात्कार हो जाते हैं, या 307 जैसी धारा बेलडे के अंदर हमारे साथियों पर लगा दी जाती है। या एक माँ आज भी न्याय की मांग कर रही है, भाई वसीम की मां आज भी न्याय की मांग कर रही है, भाई वसीम का परिवार आज भी न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन कानून और कानून में बैठे लोग पूरी तरह से अंधे हो चले हैं, पूरी तरह से बहरे हो चले हैं। इन्हें सुनाना पड़ेगा, धमाका करना पड़ेगा। और वो धमाका जब होगा जब ये लोग जो हमारी वोट लेकर विधानसभा के अंदर बैठे हैं लेकिन मुंह में दही जमाए बैठे हैं, जब तक इन लोगों को उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य दल का व्यक्ति हो, जब तुम हमारी बात नहीं करते हो, जब हम मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, तुम चुपचाप बैठ जाते हो, तो ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। अब तो विधानसभा में भी उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जो सड़क से लेकर विधानसभा तक इस आवाज को बुलंद रखे और अपने लोगों की लड़ाई इन सरकार के लोगों की आंखों में आंखें डालकर लड़े और कहे कि अगर मेरे लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार होगा तो इतना याद रखना, वहां सड़कों पर तो मेरे कार्यकर्ता बाहर निकलकर विरोध करेंगे और यहाँ विधानसभा के अंदर इस मेज को थपथपाते हुए इस विधानसभा का ताला लगाकर मैं विरोध करूंगा। अगर आप लोगों ने एक चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ता उत्तराखंड की विधानसभा में अब तक भेजा होता तो उत्तराखंड की विधानसभा में इस प्रकार के काले कानून पास ना होते, इस प्रकार के कानून जिनके बारे में ना आप लोगों को सही से जानकारी है और न उन लोगों को सही से जानकारी है, बखान करने पर लगे हैं। लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं। आने वाले समय में सोच लेना, समझ लेना और भाई चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना। आज पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज को दबने नहीं देते हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर सारे एमपी एमएलए एक तरफ, सारे एमपी एक तरफ, जितने भी पार्लियामेंट के अंदर एमपी बैठे हैं सारे टुकड़ टुकड़ चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं कि बोल क्या रहा है। अरे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन का व्यक्ति है, वो तुमसे डरने वाला नहीं है, वो तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन को ताल ठोक कर डंके की चोट पर वहां पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात को रखता है। मुख्य ज्ञापन में क्या मांगे हैं? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा करनावल गांव की घटना है, दो बेटियों का सामूहिक विवाह था और उस विवाह में जो बारात आई थी वहाँ के कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने बारात रोककर वहाँ बारात को पीटने का काम किया, उन लड़कियों के साथ में अभद्रता की, उन लड़कियों को पीटने का काम किया और बारात को रोकने का काम किया। हमारे आदरणीय नेताजी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ परिवार से मिलने के लिए पहुँच रहे थे, लेकिन रास्ते में जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमारे नेता पर रास्ते में हमला किया, पथराव किया, सैकड़ों गाड़ियों का नुकसान किया। उसके बाद हमारे नेता एक सभा को संबोधित करने के लिए उड़ीसा भुवनेश्वर पहुंचे थे। वहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, देखिए मैं मानता हूं विरोध करने का एक तरीका होता है, आप विरोध कीजिए, आप काले झंडे दिखाइए, आपको नेता पसंद नहीं है तो आप सड़क पर आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर हैं, लेकिन विरोध के साथ साथ गाड़ियों का नुकसान करना, काफिले पर पथराव करना,
नेता पर पथराव करना ये कहाँ तक जायज़ है? ये सरासर गलत है। तो वहाँ एबीवीपी के गुंडों के द्वारा पथराव किया गया। आज हम अपने ज्ञापन के माध्यम से और भी जो घटनाएं जिला हरिद्वार उत्तर प्रदेश में घटी हैं उन घटनाओं को लेकर उनके संबंधित हम यहाँ अपना ज्ञापन लेकर आए हैं। और इस ज्ञापन में जिस प्रकार से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जानलेवा हमला किया गया, तो उनकी सुरक्षा जो खाली उत्तर प्रदेश तक सुरक्षा सीमित है, उस सुरक्षा को पूरे देश के अंदर लागू किया जाए, हमारी जो मुख्य मांग थी इसमें। और जिस प्रकार से यहाँ अब तक सांतर शाह प्रकरण में पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है, जो फरार अभियुक्त हैं उनकी अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, जो प्रधानपति हैं। और सोहलपुर गाड़ा में भाई वसीम जो प्रकरण हुआ था, आज तक सोहलपुर परिवार जो है वो न्याय की मांग कर रहा है, किसी भी प्रकार से इसमें जांच आगे नहीं बढ़ी है। और जिस प्रकार से अभी कल का ही मामला है, मुस्लिम समाज के सैकड़ों साथी देहरादून में धरने पर हैं। उनका कहना है कि बिना किसी लीगल नोटिस के 10-10 मदरसों को सील किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में ईद भी है, रमज़ान का महीना चला हुआ है और रोज़े चल रहे हैं, ईद भी होगी, ईद के समय पे लोग नमाज भी अदा करेंगे। और वो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे 10-10 मदरसों को बिना किसी लीगल नोटिस के सील किया गया है प्रशासन सरकार की मिलीभगत से। ये सरासर गलत है। तो इन सभी मांगों को लेकर हमने महामहिम महोदय को जॉइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन भेजा है और इस ज्ञापन में हमारी जो मुख्य मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, नहीं तो हम इससे भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हों। सर, आप अब तक इतने सारे ज्ञापन दे चुके हो, किसी में लगता है कि कार्रवाई हुई? देखिए, हम संघर्ष करना हमारा काम है। व्यक्ति को संघर्षशील होना चाहिए। अगर संघर्ष व्यक्ति करता है, मेहनत करता है, तो उसका फल भी एक दिन ज़रूर मिलेगा। आने वाले समय में मैं निश्चित तौर से ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मीडिया के माध्यम से बात को कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, इस मेहनत के बल पर, इस संघर्ष के बल पर एक दिन ऐसा आएगा कि फिर ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे लोगों को न्याय की गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब इस देश के अंदर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जैसा व्यक्ति इस देश के अंदर, इस देश की कुर्सी पर होगा, फिर किसी पीड़ित को सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2027 की क्या तैयारियां है सर? अभी से आप उसके लिए एकजुट हो चुके हैं, उसकी कैसे तैयारी? 2027 में मुझे जो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा, हमारे माननीय प्रभारी जी के द्वारा झबरेड़े का आदेश हुआ है, उस पर लगभग 67 गांव में घुमा हूँ और बहुत अच्छा लोगों में रुझान है। हमारे लोग और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज के लोग जितना प्यार सम्मान दे रहे हैं, उसके साथ साथ में अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो बेहतर रिजल्ट होंगे। और 2027 में हम कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर अपने व्यक्ति को भेजने का काम। आपने संभल की बात की, संभल के सीओ की जो स्टेटमेंट आया है, संभल के सीओ साहब का जो स्टेटमेंट आया है ये सरासर गलत है, असंवैधानिक है। संवैधानिक रूप पर से उन्हें ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। एक खाकी में बैठा व्यक्ति जो पूरी तरह से धार्मिक हो चला है, फिर उसे धार्मिक चोला पहन लेना चाहिए, खाकी उतार देनी चाहिए। अगर वो धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, धार्मिक चोला पहनकर आगे बढ़ाएं, खाकी पहनकर मत बढ़ाएं। अगर खाकी पहनी है तो संविधान की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनी है तो कानून की बात करनी पड़ेगी। होली भी शुक्रवार को पड़ी, रमजान का महीना चल रहा है, क्या कहना चाहिए? सब लोग आपस में प्यार से मनाएं। भाई मैं मुस्लिम भाइयों को, मैंने आज तक होली नहीं खेली है, मैंने आज तक जो है होली नहीं खेली है, ना मैं किसी भी प्रकार से तीज त्योहारों को मनाता हूं और ना मैं आडंबरवाद में पड़ता हूं। एक बिजनौर की घटना हुई थी, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जो दलित समाज की बेटी है, दुष्कर्म किया गया, संज्ञान लिया गया आपके द्वारा? उसका हमारे जितने भी साथी वहां पर कार्यरत हैं उन लोगों के द्वारा उसमें आंदोलन भी किया गया, उन लोगों के द्वारा उसमें संघर्ष भी किया गया और उसमें अब भी संघर्ष जारी है। किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो, मेरा किसी जाति धर्म समुदाय से कोई मतलब नहीं है। अगर कल को मुस्लिम समाज का व्यक्ति भी गलत होगा, तो उसे भी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, समझाया जाएगा, उसे भी कानून की भाषा सिखाई जाएगी। रामपुर नगर पंचायत से जो आपके पार्टी से जीते हैं अध्यक्ष परवेज सुल्तान, वो नदारद हैं आज। देखिए, उनके भाई और उनके अब्बू जो हैं वो उम्रे पे गए हैं और उन्हें छोड़ने के लिए वो दिल्ली गए हुए हैं। उन्हें अपने कार्यकर्ता, अपने जो नगर पंचायत के लोग हैं वो यहाँ भेजे हुए हैं।